जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 10 ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स 2। लेक्चर नंबर 10 से पहले हम लोगों ने स्पाइन को कवर किया है और पेरिफेरल नर्व इंजरीज को कवर किया है। फ्रॉम लेक्चर नंबर 10 we are going to study the regions of the peripheral joints, ठीक है, like the upper extremity as well as the lower extremity. अपर एक्सट्रीमिटी में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करना है एल्बो जॉइंट से, ठीक है। सो टुडे इज आवर लेक्चर ऑफ एल्बो, ठीक है। आप सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है पीपीटी की। सो स्टार्ट करते हैं विद द एल्बो जॉइंट, ठीक है। एल्बो जॉइंट की अगर हम एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, हम लोगों ने एनाटॉमी की बात करनी है। रीजन्स में हम लोगों ने आर्थोकाइनेमेटिक्स की बात करनी है, ठीक है। आर्थोकाइनेमेटिक्स इज जिस तरीके से बायोमैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो बायोमैकेनिक्स में दो ब्रांचेस होती हैं। द वन इज काइनेटिक्स एंड द अदर वन इज काइनेमेटिक्स, ठीक है। एंड द काइनेमेटिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द वन इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड द अदर वन इज आर्थोकाइनेमेटिक्स। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एक्चुअली क्या है कि स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। और अगर वो हम स्टडी कर रहे हैं बोन्स की मूवमेंट को तो डेट इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, और अगर हम स्टडी कर रहे हैं जॉइंट की मूवमेंट्स को तो डेट इज आर्थोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। और आप सबको पता है कि जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। जैसे ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशंस टू आइदर साइड, दैट इज medial rotation or lateral rotation, abduction and adduction, and the other one is circumduction, the combination of all the movements, ठीक है। तो आर्थोकाइनेमेटिक्स में अगर हम जॉइंट की मूवमेंट्स की बात करें तो जॉइंट की मूवमेंट्स में आपके पास स्लाइडिंग आ जाती है। स्लाइडिंग को ग्लाइडिंग भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीजें। इसके अलावा रोलिंग आ जाती है और डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। रोलिंग, डिस्ट्रैक्शन, अप्रोक्सीमेशन, दो आर्टिकुलर सर्फेसेस का करीब तर हो जाना, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। दो आर्टिकुलर सर्फेसेस का दूर हो जाना, दैट इज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। रोलिंग, रोल करना एक आर्टिकुलर सरफेस का दूसरी आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, और ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग, ठीक है, ऑफ वन आर्टिकुलर सरफेस ऑन द अदर आर्टिकुलर सरफेस, जिसके लिए हम लोग एक्चुअली किसको फॉलो करते हैं, कन्वेक्स टू कनकेव रूल को, ठीक हो गया, या कनकेव टू कन्वेक्स रूल को, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द बोन दैट इज मूविंग, ठीक है, उसके आर्टिकुलर सरफेस क्या है जो मूव कर रही है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द एनाटॉमी ऑफ द एल्बो जॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करें एल्बो जॉइंट की तो एल्बो जॉइंट के अंदर टू आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं ऑन द ह्यूमरस एंड टू आर्टिकुलर सर्फेसेस आर ऑन द फोरआर्म बोन्स। द वन इज रेडियस एंड द अदर वन इज अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस की अगर हम बात करें तो ह्यूमरस में आपकी मीडियल साइड के ऊपर अल्लाह ताला ने एक आर्टिकुलर सरफेस रखी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिचुलम, ठीक हो गया। जो मीडियल साइड के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉक्लिया। जो लेटरल साइड के ऊपर आर्टिकुलर सरफेस है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिचुलम, ठीक है। ट्रॉक्लिया जो मीडियल साइड के ऊपर आर्टिकुलर सरफेस है वो आर्टिकुलेट करती है विद द अल्ना, ठीक है। अल्ना में ट्रॉक्लियर फोसा होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द ट्रॉक्लियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। और लेटरल साइड के ऊपर जो कैपिचुलम है, आर्टिकुलर सरफेस है ह्यूमरस की लेटरल साइड की, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है आपका हेड ऑफ रेडियस, ठीक है। सो फोर आर्टिकुलर सर्फेसेस मिलकर आपका एल्बो जॉइंट बना रही हैं, ठीक है। हम इनको टू आर्टिकुलर सर्फेसेस भी कह सकते हैं। जो टू आर्टिकुलर सर्फेस इन सेंस के एक ह्यूमरस है और दूसरी क्या है, रेडियस और अल्ना है, ठीक है। सही, जो मिलकर आपस में क्या बना रही हैं, एल्बो जॉइंट बना रही हैं, ठीक हो गया। यहां तक बात की समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो दो आर्टिकुलर सरफेस, ये जो चार आर्टिकुलर सरफेसेस मैंने गिनवाई हैं, या हम इसको दो आर्टिकुलर सरफेसेस कह सकते हैं। द वन इज ऑन द प्रॉक्सिमल एंड एंड द अदर वन इज ऑन द डिस्टल एंड, ठीक है। कि जी आपके जो डिस्टल एंड के ऊपर है दैट इज रेडियस एंड अल्ना,
और जो प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर है डेट इज ह्यूमरस, ठीक है। तो ये जो दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस जब आर्टिकुलेट करती हैं तो इनमें मूवमेंट्स कौन से पॉसिबल है, डेट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज पॉसिबल एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एल्बो जॉइंट में एक और जॉइंट इन्वॉल्व होता है, डेट इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कौन सा जॉइंट है, जो कि एक्चुअली रेडियस और अल्ना के दरमियान बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मूवमेंट पॉसिबल है डेट इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। द हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, ठीक है। अगर इनकी पूछा जाए कि इनकी आर्टिकुलर सरफेस कौन सी है प्रॉक्सिमल रेडियल जॉइंट की, तो आप लोगों ने क्या कहना है कि डेट इज हेड ऑफ द रेडियस डेट आर्टिकुलेट्स विद द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, ठीक है। रेडियल नॉच अल्ना की एक आर्टिकुलर सरफेस है और हेड ऑफ रेडियस भी एक आर्टिकुलर सरफेस है, दोनों आर्टिकुलेट करके क्या कर रही हैं, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बना रही हैं। और इस प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट पॉसिबल है डेट इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है। और ये सर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, अच्छा, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट में दो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आर्टिकुलर सरफेसेस बताएं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की, तो आपने क्या कहना है कि हेड ऑफ रेडियस, ठीक है, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस बोन, ठीक है। और इट आर्टिकुलेट्स विद द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, दैट इज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द अल्ना, ठीक है, फॉर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने एल्बो जॉइंट की बात की कि जो ट्रॉक्लिया है दैट इज एन आर्टिकुलर सरफेस, उसको हम नेम दिया हुआ है उस आर्टिकुलर सरफेस को कि दैट इज ट्रॉक्लिया। और अल्ना के ऊपर ट्रॉक्लियर फोसा है जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है विद द ट्रॉक्लिया। इसी तरीके से हेड ऑफ रेडियस, ठीक है, दैट इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विद द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। कैपिचुलम लेटरल साइड की आर्टिकुलर सरफेस कहलाती है, ठीक है। उसके साथ आपका हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करता है। सो ये तीनों जॉइंट्स, ठीक है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ठीक है, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और आपका प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ये तीनों जॉइंट मिलकर आपका एल्बो जॉइंट बना रहे हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है, अ कंपाउंड जॉइंट, ठीक है, जो कि मिलकर आपका एक एल्बो जॉइंट बना रहे हैं, ठीक हो गया। यहां तक बात की समझ आ गई कि एल्बो जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट पॉसिबल है डेट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एंड द प्रॉक्सिमल रेडियल में जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट पॉसिबल है डेट इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अच्छा, जो आपका कैप्सूल है एल्बो जॉइंट का, ऑब्वियसली क्योंकि एल्बो जॉइंट इन तीनों जॉइंट्स को इसलिए कवर कर रहा है क्योंकि एक ही कैप्सूल है एल्बो जॉइंट का जो कि इन तीनों जॉइंट्स को क्लोज करता है, इन तीनों जॉइंट्स को तीनों जॉइंट्स को सराउंड करता है। वो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट को भी सराउंड करता है, वो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट को भी सराउंड करता है और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट को भी क्या करता है, सराउंड करता है। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर्ड एल्बो जॉइंट एज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट और अ कंपाउंड जॉइंट जिसमें तीन जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक हो गया। नाउ इट हैज अ लेक्स जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। लेक्स जॉइंट कैप्सूल का मतलब क्या है कि इसका कैप्सूल जो है वो इजीली मूवमेंट्स को अलाउ करता है, इसका जॉइंट कैप्सूल मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने स्पाइन में बात की थी सर्वाइकल स्पाइन की कि जी कैप्सूल जो होता है वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्सटेंशन की मूवमेंट हो या फ्लेक्शन की मूवमेंट हो। तो सबसे पहले जो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब खास रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होने के बाद, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उसको कंप्लीट करने के बाद जो कैप्सूल है वो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। वहां पर कैप्सूल एज अ जॉइंट स्टेबलाइजर एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कैप्सूल है डेट इज अ लेक्स, ठीक है। लेक्स का मतलब क्या है कि वो लचकदार है, वो स्टेबिलिटी एज अ स्टेबलाइजर एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट कैसे मिनिमाइज की जाती है, कैसे रिस्ट्रिक्ट की जाती है आफ्टर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। देखें ये फ्लेक्शन है, तो फ्लेक्शन के लिए सिंपली अल्लाह ताला ने क्या बनाया हुआ है कि ये जो आपकी फोर आर्म है ये आपके बाइसेप के साथ जाके जब टकराती है, ठीक है, तो आपकी मूवमेंट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एंड एट एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो आपका ओलेक्रेनिन प्रोसेस है, ठीक है, सही है, अल्ना का जो ओलेक्रेनिन प्रोसेस है वो जाके स्ट्राइक करता है विद द ओलेक्रेनिन फोर्स ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है।
जब वो जाके स्ट्राइक करता है तो बोन टू बोन मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है एक्सटेंशन की, एल्बो एक्सटेंशन की. So that's why here the joint capsule it is lax in nature. ठीक है, movements easily allow करता है. और इसमें जो ligaments हैं that are two important ligaments, the one on the medial side that is ulnar collateral ligament and the one is on the lateral side that is known as radial collateral ligament. ठीक है, मीडियल साइड के ऊपर जो लिगामेंट है उसको अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट बोल देते हैं, जो लेटरल साइड के ऊपर है उसको हम रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट बोल देते हैं. नाउ वन बाय वन हम इन जॉइंट्स के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज ह्यूमरो-अल्नर आर्टिकुलेशन. ठीक है, या ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट. ठीक है, ये जो ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट है, सबसे पहले तो देखें कि ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट में आर्टिकुलर सरफेसेस की शेप क्या है. नाउ अगर हम बात करें ह्यूमरस की आर्टिकुलर सरफेस की, तो दैट इज ट्रॉक्लिया. ट्रॉक्लिया इट इज कन्वेक्स इन नेचर, इट इज कन्वेक्स इन शेप. ठीक है, सो ट्रॉक्लिया इज ऑलवेज कन्वेक्स इन शेप. ये किसी में कनकेव नहीं होगी. ठीक है, इट इज ऑलवेज कन्वेक्स इन शेप. वन थिंग. ठीक है, सेकंड थिंग इज कि जो ट्रॉक्लियर फोसा है अल्ना का, दैट इज फोसा. ऑब्वियसली हम उसको कहते हैं जो चीज ग्रूव लाइक हो. ठीक है, उसको हम लोग फोसा बोल देते हैं. ठीक है, सो या जिसमें कोई चीज अकोमोडेट कर सके उसको हम लोग फोसा बोल देते हैं. सो ट्रॉक्लियर फोसा ऑफ द अल्ना इट इज अ कनकेव आर्टिकुलर सरफेस. ठीक है बेटा, ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है. द वन इज ट्रॉक्लिया on the medial side of the humerus, that is convex articular surface, and the other one is trochlear fossa on the ulna, that is concave articular surface. ठीक है, तो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस कनकेव आर्टिकुलर सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करके क्या बना रही है, आपका ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बना रही है. ठीक हो गया. इस जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट पॉसिबल है दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ठीक हो गया, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट की बात कर रहे हैं. अगर हम बात करें आर्थोकाइनेमैटिक्स की, अगर हम बात करें किसकी, आर्थोकाइनेमैटिक्स की, जॉइंट की मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, along with osteokinematics. ठीक है, तो फिर क्या हमें क्या पता चलता है. सो हेयर आपने सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, हमने कन्वेक्स कनकेव रूल याद रखना है कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है. देखें, जो भी हमारी प्रॉक्सिमल बोन होती है, ठीक है, इट विल एक्ट एज अ स्टैटिक बोन. ठीक है, और जो हमारी डिस्टल बोन होती है वो मूव करती है. ठीक है, सो सबसे पहले तो हमने ये बात देखनी है कि जो हमारी स्टैटिक बोन है उसकी आर्टिकुलर सरफेस की शेप क्या है. अगर तो देखें उसकी आर्टिकुलर सरफेस की शेप कन्वेक्स है. ठीक है, जो कि बोन स्टैटिक रह रही है, जो कि प्रॉक्सिमल बोन है और उसकी आर्टिकुलर सरफेस कन्वेक्स है, और जो बोन मूव कर रही है उसकी आर्टिकुलर सरफेस कनकेव है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई करते हैं. कनकेव टू कन्वेक्स रूल का मतलब क्या है कि कनकेव इज द मूविंग बोन एंड द कन्वेक्स इज द स्टैटिक बोन. ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कन्वेक्स जो है वो प्रॉक्सिमल बोन है और जो कनकेव है दैट इज अ डिस्टल बोन. ठीक हो गया. जब भी कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होता है तो वो क्या कहता है कि तीन चीजें याद रखनी है. ठीक है, इन रूल्स में पहली चीज क्या है कि जो बोन मूव करेगी जिस डायरेक्शन में, बोन मूव करेगी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रोलिंग होती है. ठीक है, वो चाहे कन्वेक्स टू कनकेव रूल हो, वो चाहे कनकेव टू कन्वेक्स रूल हो. ठीक है, ये जो दो चीजें हैं ये दोनों रूल्स में सेम हैं कि जिस डायरेक्शन में बोन मूव करेगी उसी डायरेक्शन में रोलिंग होगी. डिफरेंस कहां आता है, डिफरेंस आता है ग्लाइडिंग के ऊपर या स्लाइडिंग के ऊपर. ठीक है, जो कनकेव टू कन्वेक्स रूल है वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में रोलिंग होगी उसी डायरेक्शन में आपकी ग्लाइडिंग होगी. ठीक है, सही है. ये मैं आप लोगों को थेरापेटिक्स 1 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि किस तरीके से कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होता है. ठीक है, सही है. तो जिस डायरेक्शन में रोलिंग होगी उसी डायरेक्शन में ग्लाइडिंग होगी. अब हम ये कह सकते हैं कि बॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी ग्लाइडिंग हो रही है. ठीक है, कह सकते हैं ना. ये अगर हम अंदर से रोलिंग को खत्म कर दें, हम ये कह सकते हैं कि ये बॉन जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में आपकी ग्लाइडिंग हो रही है इन कनकेव टू कन्वेक्स रूल. ठीक है, अगर हम बात करें कन्वेक्स टू कनकेव रूल की, उसमें भी क्या है कि बॉन जब मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रोलिंग हो रही है. ठीक है, लेकिन जो ग्लाइडिंग है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द रोलिंग. ठीक है,
अगर आपकी बोन जो है वो एंटीरियरली मूव कर रही है, ठीक है, तो रोलिंग भी एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, लेकिन ग्लाइडिंग क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो जाएगी। सो देयर इज द डिफरेंस इन ग्लाइडिंग। फिर हम ये कह सकते हैं कन्वेक्स टू कनकेव रूल में कि जिस डायरेक्शन में बोन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, ग्लाइडिंग हो रही है या स्लाइडिंग हो रही है। ठीक हो गया, यहां तक बात की समझ आ गई? ठीक है, ये अभी मैंने रिव्यू दिया है आपको कनकेव टू कन्वेक्स रूल का, ये कन्वेक्स टू कनकेव रूल का। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमरोलनर सर आर्टिकुलेशन की। जी बेटा। सर ये जरा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, हाँ, कन्वेक्स टू कनकेव रूल इज के कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस मूव करेगी और कनकेव आर्टिकुलर सरफेस स्टैटिक रहेगी। ठीक है, कनकेव टू कन्वेक्स रूल इज के कनकेव आर्टिकुलर सरफेस मूव करेगी, कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस स्टैटिक रहेगी। सही, यहां तक बात की समझ आ गई? नाउ नेक्स्ट, कनकेव टू कन्वेक्स रूल क्या कहता है, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में बोन मूव करेगी, ठीक है, एंटीरियर डायरेक्शन में करे, पोस्टीरियर डायरेक्शन में करे, लेटरल डायरेक्शन में करे, मीडियल डायरेक्शन में करे, तो रोलिंग उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बोन मूव कर रही है। ठीक है, और थर्ड क्या चीज आ जाती है, दैट इज ग्लाइडिंग। कनकेव टू कन्वेक्स रूल में ग्लाइडिंग भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपकी बोन रोल कर रही है। ठीक है, सही है, जिस डायरेक्शन में बोन रोल कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, ग्लाइडिंग होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बोन मूव करेगी उसी डायरेक्शन में आपकी ग्लाइडिंग होगी। अगर सिर्फ रोलिंग को आप अंदर से निकाल दो तो हम क्या कह रहे हैं कि बोन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, ग्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि ग्लाइडिंग और रोलिंग का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बोन मूव करी उसी डायरेक्शन में आपकी ग्लाइडिंग हो रही है। द नेक्स्ट रूल इज कन्वेक्स टू कनकेव रूल। अब कन्वेक्स टू कनकेव रूल में पहली चीज क्या है कि जिस डायरेक्शन में बोन मूव करेगी उसी डायरेक्शन में ही रोलिंग होगी। रोलिंग दोनों में सेम होती है। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में बोन मूव कर रही होती है रोलिंग हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है, वो चाहे कन्वेक्स टू कनकेव रूल हो, वो चाहे कनकेव टू कन्वेक्स रूल हो। द मेजर डिफरेंस लाइज इन द ग्लाइडिंग और द स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, सो वेयर देयर इज अ कन्वेक्स टू कनकेव रूल, ठीक है, जिसमें कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस मूव कर रही है, उसमें क्या कह सकते हैं हम कि जिस डायरेक्शन में आपकी बोन मूव करेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी रोलिंग होगी। ये तो सिंपल सा मैकेनिज्म है। जो थर्ड चीज है वो क्या है, ग्लाइडिंग है। सो कन्वेक्स टू कनकेव रूल में ग्लाइडिंग हमेशा ऑपोजिट होती है टू द रोलिंग। सही है, जब हमेशा ग्लाइडिंग ऑपोजिट हो गई टू द रोलिंग तो हम ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बोन मूव कर रही है कन्वेक्स टू कनकेव रूल में, उसमें ग्लाइडिंग क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, हमने अंदर से सिर्फ स्किप किसको कर दिया, रोलिंग को स्किप कर दिया आपको समझाने के लिए कि जिस डायरेक्शन में बोन मूव करी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, ग्लाइडिंग होगी या स्लाइडिंग होगी। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? नाउ अब हम आ जाते हैं ह्यूमरो-अल्नर आर्टिकुलेशन के ऊपर। द ह्यूमरो-अल्नर आर्टिकुलेशन इज, ठीक है, कि हम आर्थोकाइनेमेटिक्स की बात अगर हम करें, हम आर्थोकाइनेमेटिक्स को चेक करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, जैसे कि एक स्टैंडिंग पोजीशन है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जी अगर बोन एल्बो आपकी फ्लेक्शन में जा रही है लाइक दिस, अगर एल्बो आपकी किस में जा रही है, फ्लेक्शन में जा रही है। अब ये देखो एल्बो फ्लेक्शन में जा रही है तो इट मींस कि जो बोन की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, एंटीरियर डायरेक्शन में है। बोन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, एंटीरियर डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले यहां पर ये चीज देखनी है कि ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट में वेदर concave articular surface is moving or the convex articular surface is moving। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखो कि मेरी फोरआर्म मूव कर रही है ना, मेरी एल्बो जॉइंट मूव कर रहा है, मेरा ह्यूमरस क्या है, डेट इज स्टैटिक। ऐसे ही कहा जाता है कि जो आपकी प्रॉक्सिमल बोन है वो आपकी स्टैटिक रहती है, आपकी डिस्टल बोन मूव करती है। तो जो आपकी ह्यूमरस है इसके ऊपर जो ट्रॉक्लिया है, ह्यूमरो-अल्नर साइड के ऊपर, ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट में ट्रॉक्लिया है ना, ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया है और अल्ना का ट्रॉक्लियर फोसा है।
तो ट्रोक्लियर फोसा मूव कर रहा है और ट्रोक्लिया इटसेल्फ क्या है, स्टैटिक है। नाउ द ट्रोक्लिया इट इज कन्वेक्स इन नेचर एंड द ट्रोक्लियर फोसा इट इज कनकेव इन नेचर। समझ आ गई बात की? तो इट मींस कि यहां पर आपका कौन सा रूल अप्लाई होगा, कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब सिंपली अगर मेरी बोन की मूवमेंट एंटीरियर डायरेक्शन में है तो मेरी रोलिंग भी क्या होगी, एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, और मेरी ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग भी क्या होगी, एंटीरियर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फिर जब मैं एल्बो को एक्सटेंड कर रहा हूं तो इट मींस कि मेरी एल्बो की जो मूवमेंट है दैट इज इन पोस्टीरियर डायरेक्शन। ठीक है, सही है। जब मेरी एल्बो की जो मूवमेंट है इट इज इन पोस्टीरियर डायरेक्शन, तो रोलिंग भी पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी और ग्लाइडिंग भी पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होता है। यहां तक बात की समझ आ गई है बेटा? नाउ यहां पर एक और चीज बताई हुई उसने कि जैसे ही आप एल्बो को एक्सटेंड करते हो देयर इज अ वेल्गस एंगुलेशन, देयर इज अ वेल्गस एंगुलेशन। वेल्गस एंगुलेशन का मतलब क्या है, हम दो चीजों को रेफरेंस पॉइंट पर ले सकते हैं। ठीक है, किन दो चीजों को, कि जी आपके वेल्गस एंगुलेशन जिस तरीके से जीनू वेल्गस होता है, नॉक नीज होते हैं। ठीक है, आपके जो नीज हैं दे विल बिकम क्लोज टू ईच अदर, लेकिन जो आपके टिबिया होती है इट विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। नीज का मीडियल साइड, मिड लाइन के करीब आ जाना नीज का, और टिबिया का अवे मूव कर जाना, दैट इज जीनू वेल्गस। ठीक है, तो वेल्गस एंगुलेशन एल्बो की भी क्या है कि एल्बो का इटसेल्फ मिड लाइन में आ जाना। ठीक है, और एल्बो की जो बोन्स हैं दैट इज रेडियस एंड अल्ना फोरआर्म बोन्स, इनका अवे मूव कर जाना फ्रॉम द मिड लाइन, दैट इज अ वेल्गस एंगुलेशन। ठीक है, बात समझ आई है वेल्गस एंगुलेशन की? मैं आपको इस तरीके से भी बता देता हूं कि जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के ऊपर लाइन ड्रॉ करना, स्ट्रेट लाइन, ह्यूमरस के सेंटर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, और इसी तरीके से अल्ना के शेफ्ट के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइंस होंगी ये कभी भी वर्टिकल नहीं होंगी लाइक दिस, इस तरीके से वर्टिकल नहीं होंगी। ह्यूमरस की ऐसे वर्टिकल होगी तो अल्लाह ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में होगी, लाइक दिस। ठीक है, सो ये जो एक एंगल बन रहा है जिसमें आपकी जो अल्लाह है उसकी वर्टिकल डायमेंशन डिफरेंट है फ्रॉम द ह्यूमरस वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एंगुलेशन। ठीक है, और जब एक्सटेंशन हो रही है तो एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, एल्बोज इटसेल्फ मिड लाइन में आ रही हैं, मिड लाइन के करीब आ रही हैं, और जो फोरआर्म बोन्स हैं वो मिड लाइन से दूर जा रही हैं। ठीक है, दिस इज वेल्गस एंगुलेशन। इसको हम लोग कैरिंग एंगल भी बोलते हैं एल्बो जॉइंट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग एंगल भी बोलते हैं। आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स में पढ़ी होगी ये बात कि व्हाट इज कैरिंग एंगल ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक है, फिर इसी तरीके से वेरस एंगुलेशन आ जाती है। वेरस एंगुलेशन क्या कहती है कि जब भी हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं कंप्लीटली तो फिर आपकी वेरस एंगुलेशन आ जाती है। वेरस एंगुलेशन क्या कहती है कि अब आपकी एल्बो जॉइंट इटसेल्फ वो मिड लाइन से क्या होगी, अवे मूव करेगी। ठीक है, और आपकी जो फोरआर्म बोन्स हैं वो मिड लाइन की सेंटर में आएंगी, मिड लाइन के पास आएंगी दोनों आपकी फोरआर्म बोन्स। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, जब मैं एल्बो को फ्लेक्स करूंगा, ठीक है, तो मेरी जो इटसेल्फ जो एल्बोज हैं वो क्या करेंगी, अवे मूव करेंगे एल्बो जॉइंट्स, लेकिन जो मेरी फोरआर्म बोन्स हैं वो क्या आएंगी, मिड लाइन के करीब आएंगी। सो दैट इज वेरस एंगुलेशन, दैट इज वेरस एंगुलेशन। Now the next is the humeroradial articulation. Humeroradial articulation की हम एग्जांपल देते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ हिंज जॉइंट। ठीक है, जिस तरीके से आपके डोर्स में हिंजेस अप्लाई होते हैं, ठीक है, टू ओपन एंड क्लोज द डोर, इसी तरीके से ये आपका ये जो लेटरल साइड की आर्टिकुलेशन है दैट इज ह्यूमरोरेडियल, इट इज आल्सो अ मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। ठीक है, मॉडिफाइड हिंज जॉइंट की बात क्या है कि जो आपका ह्यूमरोरेडियल आर्टिकुलेशन है, अगर हम इसमें बात करें कि हु इज with a convex articular surface, which bone is with the convex articular surface and which bone is have the concave articular surface. ठीक है,
तो ह्यूमरस का कैपिचुलम होता है ऑन द लेटरल साइड और कैपिचुलम कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को एनाटॉमी की पता होनी चाहिए कि जो ह्यूमरस का कैपिचुलम है ऑन द लेटरल साइड दैट इज कन्वेक्स इन नेचर। ठीक है, और जो रेडियस का रेडियल हेड है, ठीक है, लेट्स से इट इज अ रेडियल हेड, दिस सर्कमफ्रेंशियल सरफेस इट इज अ रेडियल हेड, लेकिन मेरा जो टॉप है, ठीक है, रेडियल रेडियस बोन में क्या होता है कि जो रेडियस हेड की जो टॉप होती है दैट इज एक्टिंग लाइक अ फोसा। ठीक है, वो कनकेव होती है। ठीक है, वो क्या होती है, कनकेव होती है। सो दैट मीन्स के ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन में जो आपकी ह्यूमरस है जो कि स्टैटिक रहेगी, इट विल एक्ट एज अ कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस, और जो आपकी रेडियस है, रेडियल हेड है, इट विल जो कि मूव कर रही है, इट विल एक्ट एज अ कनकेव आर्टिकुलर सरफेस। सो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, सेम रूल अप्लाई होगा जैसा ह्यूमरो-अल्नर आर्टिकुलेशन में अप्लाई हुआ था, दैट इज कनकेव टू कन्वेक्स रूल। क्योंकि कन्वेक्स आर्टिकुलर, जी बेटा, क्योंकि जो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस वाली बोन है वो क्या है, ह्यूमरस है, और वो स्टैटिक रह रही है। और जो कनकेव आर्टिकुलर सरफेस वाली बोन है दैट इज रेडियस, वो मूव कर रही है। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा कि सिंपली जिस डायरेक्शन में आपकी बोन मूव करेगी, ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन में भी क्या है, आपकी ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन में भी क्या है, आपकी एल्बो फ्लेक्शन हो रही है और एल्बो एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, यही मूवमेंट पॉसिबल है जो आपकी ह्यूमरो-अल्नर आर्टिकुलेशन में थी। ठीक है, सो विद एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है, मेरी रेडियस यहां मूव करेगी, एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करेगी, और मेरी रोलिंग किस डायरेक्शन में होगी, वो भी एंटीरियर डायरेक्शन में होगी। मेरी ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी, वो भी एंटीरियर डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कनकेव आर्टिकुलर सरफेस मूव कर रही है। ठीक है, और द नेक्स्ट थिंग इज कि जब मैं एल्बो को एक्सटेंड करूंगा तो मेरे ह्यूमरो रेडियल जॉइंट के ऊपर या ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन के ऊपर भी क्या होगी, एक्सटेंशन होगी, जिसमें मेरी रेडियस होगी वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव करेगी। अब आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की बात करें तो रोलिंग भी पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव करेगी, और रोलिंग भी पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी, और ग्लाइडिंग भी पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, so these are the orthokinetic features of the humeroradial articulation. Now if we talk about the ligaments of the elbow joint, ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहले बात की, there are two important ligament complex. The one is on the medial side जिसको हम ulnar collateral ligament बोलते हैं, the one is on the lateral side जिसको हम लोग radial collateral ligament बोलते हैं, radial collateral ligament. So if we talk about the ulnar collateral ligament, ठीक है, ulnar collateral ligament की अगर हम बात करें, सॉरी, तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट के ऊपर, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट के टोटल 3 पोर्शंस हैं। ठीक है, वन इज एंटीरियर पोर्शन, द अदर वन इज पोस्टीरियर पोर्शन, एंड द थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स पोर्शन। ठीक है, एक एंटीरियर पोर्शन है, एक पोस्टीरियर पोर्शन है, और एक ट्रांसवर्स पोर्शन है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो आपका अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है, ठीक है, ये कब कब मूवमेंट को स्टेबलाइज करेगा, या कौन कौन सी मूवमेंट को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको जो पहले बात बताई है वेल्गस एंगुलेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका काम ये है कि इसने वेल्गस एंगुलेशन को प्रिवेंट करना है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेल्गस एंगुलेशन नहीं होने देनी। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका करेक्टर क्या है कि इसने एल्बो एक्सटेंशन को लिमिट करना है, एंड रेंज एल्बो एक्सटेंशन को क्या करना है, उसने लिमिट करना है। ठीक हो गया, सो दिस ligament, ulnar collateral ligament, it is important during throwing activities. ठीक है, the one is on the lateral side, और उसको हम lateral collateral ligament बोल सकते हैं या radial collateral ligament बोल सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें भी आपके पास टोटल 3 लिगामेंट्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है द लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है,
मतलब लेटरल साइड के ऊपर भी एक ऐसा लिगामेंट है जो कि अल्ना के ऊपर जाके अटैच हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। और थर्ड है आपका एन्युलर लिगामेंट। ठीक है, ये जो एन्युलर लिगामेंट है इट इज इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बात बताई थी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा की, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा की, मैंने कहा था कि एटलस है और एक्सिस है। एक्सिस का डेंस है, और जो डेंस है वो किसके अंदर मूव कर रहा है, एटलस के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन वो जो डेंस है वो अपनी जगह से नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, अल्लाह ताला ने एक ट्रांसवर्स लिगामेंट रखा हुआ है जो कि उस डेंस को अपनी जगह पर रखता है। इसी तरीके से यहाँ पर रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो है, जिसके ऊपर प्रोनेशन और सुपिनेशन हो रही है, ठीक है, उसमें ये एन्युलर लिगामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसमें रेडियस के हेड को डिस्प्लेस नहीं होने देता। रेडियस का हेड इसी एन्युलर लिगामेंट में रोटेट करता है, इसी एन्युलर लिगामेंट में रोटेट होकर वापस आता है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री लिगामेंट्स पोर्शन ऑन द लेटरल साइड। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के आगे तीन पोर्शन है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड द थर्ड वन इज एन्युलर लिगामेंट। ठीक हो गया जी? सर ये जो आपने एंगुलेशन और वेरस एंगुलेशन बताया था, जी जी। इसमें मीडियल लेटरल कोलेटरल लिगामेंट में जो है वो वेरस एंगुलेशन करवाना। नहीं बेटा, लिगामेंट का काम होता है कि उसने जॉइंट टू जॉइंट, बोन टू बोन मूवमेंट को लिमिट करना है। अगर हम सिंपली लिगामेंट को डिफाइन करें तो अ टिश्यू दैट इज गोइंग टू लिमिट द बोन टू बोन मूवमेंट, मतलब बोन से अगर एक बोन के ऊपर कोई दूसरी बोन मूव कर रही है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने वाली चीज क्या कहलाती है, लिगामेंट कहलाती है। जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है या अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है वो वेल्गस एंगुलेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, वो एक्सेसिव वेल्गस एंगुलेशन नहीं होने देता। ठीक है, और वो एंड रेंज एल्बो एक्सटेंशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो वेरस एंगुलेशन को क्या करता है, ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा नहीं होने देता। ठीक है, जो कि मूवमेंट का पॉसिबल होती है जब आप एल्बो को क्या कर रहे होते हो, फ्लेक्स कर रहे होते हो। ठीक है, नाउ यहां पर आप सबको लिगामेंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक दफा बताता चलूं, दिस वन, ये जो एरो शो हो रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर, दिस वन, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। दिस वन, दिस इज द ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, और दिस वन, दिस इज द पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक हो गया, ये एंटीरियर, ये आपका पोस्टीरियर है, और दिस वन, दिस इज द ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, अगर हम रेडियल साइड के ऊपर आ जाएं तो दिस वन इज द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, इसको लेटरल कोलेटरल कहा जा रहा है, और ये जो नीचे वाला है लिगामेंट इसको अल्नर, लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट कहा जाता है, क्योंकि ये लेटरल साइड से ओरिजिनेट करता है लेकिन अटैच कहां पर हो रहा है, ऑन टू द अल्नर बोन। ठीक है, और ये वाला जो ज्वाइंट है, ये वाली ये जो लिगामेंट है, दिस इज एन्युलर लिगामेंट, यहां पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, दिस वन। ठीक है, सर्कुलर रिंग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युलर लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि हेड ऑफ रेडियस को सराउंड किए हुए। ठीक हो गया, नाउ द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट में अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट किसके दरमियान बात कर रहा है, आपका रेडियस और अल्ना के दरमियान। रेडियस की जो रेडियस जो बोन है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर, यहाँ पर रेडियल हेड है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर। और अगर हम बात करें अल्ना की आर्टिकुलर सरफेस की तो दैट इज द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, जो कि कनकेव आर्टिकुलर सरफेस है। सो द वन इज कन्वेक्स एंड द अदर वन इज कनकेव। यहां पर जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही है वो सारी किस वजह से हो रही है, जब आपकी रेडियस रोटेट करती है। ठीक है, जब आपकी रेडियस रोटेट करेगी टुवर्ड्स द मीडियल डायरेक्शन,
ठीक है, तो that is like this. If it is moving towards the medial direction, it means it is pronation, and if it is moving away from the midline, तो that is supination. ठीक हो गया? यहां तक बात की समझ आ गई? अब हम बात करते हैं आर्थोकाइनेमेटिक्स की। प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट के आर्थोकाइनेमेटिक्स क्या है? वो कहते हैं कि जब भी फोरआर्म रोटेट करेगी, ठीक है, वो चाहे प्रोनेशन में रोटेट करे, वो चाहे सुपिनेशन में रोटेट करे, ठीक है, जो रेडियल हेड की ग्लाइडिंग होगी वो हमेशा बोन की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है रेडियल हेड की ग्लाइडिंग? क्यों? क्योंकि यहां पर कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है। यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? कन्वेक्स टू कनकेव रूल, क्योंकि यहां पर रेडियल हेड कन्वेक्स है और रेडियल नॉच ऑफ अल्ना डेट इज कनकेव आर्टिकुलर सरफेस। अल्ना स्टैटिक रहती है, आपका डिस्टल रेडियस क्या करता है? रोटेट करता है। जो आपका रेडियल हेड है, सॉरी, वो रोटेट करता है, ठीक है, जो कि कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है। सो इसलिए यहां पर कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि अब अगर हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में जाके देखें, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम प्रोनेशन में जाना शुरू करें, ठीक है, सो दिस प्रोनेशन, दिस इज इन द एंटीरियर डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपकी रेडियस एंटीरियरली मूव कर रही है, एंटीरियरली रोटेट कर रही है, तो इट मींस कि जो आपकी बोन की मूवमेंट है, बोन की रोलिंग है, वो भी सेम होगी जिस डायरेक्शन में आपकी बोन मूव कर रही है। रोलिंग भी क्या होगी? एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो ग्लाइडिंग होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है। समझ आ गई बात की? इसी तरीके से अगर आपकी एल्बो सुपिनेशन में जाती है, तो आपकी जो फोरआर्म है, जो आपकी रेडियस है, डेट इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब आपकी जो बोन की मूवमेंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो आपकी रोलिंग भी क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो आपकी ग्लाइडिंग होगी वो क्या होगी? एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, ठीक है, विद सुपिनेशन। यहां तक बात की समझ आ गई है? सर ये प्लीज प्रोनेशन वाला पॉइंट रिपीट कर दें। कौन सा वाला? प्रोनेशन जो आपने बताई थी अभी। रोटेशन? रोटेशन की बात कर रहे हैं? कन्वेक्स में प्रोनेशन। नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आई, क्या बात कर रहे हो? सर अभी आपने कन्वेक्स रूल में, ये कन्वेक्स कनकेव रूल में भी आप प्रोनेशन बता रहे थे ना किस तरह से हो रही है। सर वो अच्छा, प्लीज रिपीट कर दें बस। इसमें सिंपली देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। देखो, यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट है ये तब बनता है जब आपका रेडियल हेड, जो कि कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? विद द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। रेडियल नॉच ऑफ अल्ना एक कनकेव आर्टिकुलर सरफेस है। प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि जी इस पे जो मूवमेंट पॉसिबल है प्राइमरी, डेट इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है। जब भी वो कहता है प्रोनेशन होगी, लाइक दिस एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर आप देखो ना, लाइक दिस, ये रोटेट करवा के प्रोनेशन करवाओ, ठीक है, फोरआर्म की प्रोनेशन हो, तो रेडियल हेड क्या कर रहा है? एक्चुअली जो रेडियस बोन है वो इटसेल्फ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है एंटीरियर डायरेक्शन, ठीक है, लाइक दिस। प्रोनेशन में किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? एंटीरियर डायरेक्शन में। वो कहते हैं जब बोन की मूवमेंट एंटीरियर डायरेक्शन में है, तो रोलिंग किस डायरेक्शन में होगी? एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो ग्लाइडिंग होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है। यहां पर कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस क्या कर रही है? मूव कर रही है ऑन द कनकेव आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। बात की समझ आ गई? यस सर। इसी तरीके से जब आपकी जो बोन, जब आपकी सुपिनेशन हो रही है, प्रोनेशन से वापस सुपिनेशन की तरफ जब आप आ रहे हो,
तब भी आपकी रेडियस जो है वो किस डायरेक्शन में, तब आपकी रेडियस जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इट मींस कि रोलिंग भी किस डायरेक्शन में होगी, पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी, लेकिन ग्लाइडिंग क्या होगी, आप एंटीरियर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हुआ है। नाउ द नेक्स्ट जॉइंट इज डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट। ठीक है, जो आपका प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट है, इसकी क्लोज अप्रोक्सीमेशन होती है विद द ह्यूमरो-अल्नर एंड ह्यूमरो-रेडियल जॉइंट। जो कि आपका डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट है, इसकी क्लोज अप्रोक्सीमेशन होती है विद द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, जो कि मेटाकार्पल्स के दरमियान और रेडियस और अल्ना के दरमियान बनता है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जैसे जैसे आप लोग सीखोगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा। ठीक है, अब जहां पर जो डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, ये किस किस के दरमियान बनता है। ठीक है, वो कहता है कि जिस तरह प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट में रेडियस की कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस थी, इस तरह डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट में इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अल्ना की क्या होगी, कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होगी। ठीक है, और जो रेडियस होगा उसके पास अल्नर नॉच होगी। डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट में क्या होगा, नहीं चले नहीं डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट में क्या होगा, अल्ना के पास कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस आ जाएगी और जो रेडियस होगा उसके पास अल्नर नॉच आ जाएगी। तो वो रेडियस कनकेव आर्टिकुलर सरफेस के तौर पर एक्ट करेगी और जो आपकी अल्ना है वो किसके तौर पर एक्ट करेगी, कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर के तौर पर एक्ट करेगी। ठीक है, अभी भी होगा क्या, अभी भी मूवमेंट एक्चुअली कौन करेगी, रेडियस ही मूव करेगी। अल्ना स्टैटिक है, क्योंकि अल्ना अगर प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट के ऊपर स्टैटिक है तो उसने डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट के ऊपर भी स्टैटिक रहना है, क्योंकि बोन तो एक ही है। बोन अगर अपने प्रॉक्सिमल एंड पर मूव नहीं करी तो वो अपने डिस्टल एंड पर भी मूव नहीं कर रही। ठीक है, मूव कौन सी करेगी, रेडियस ही करेगी। अब वो कहता है इसमें क्या होगा, अगर हम इसके आर्थोकाइनेमेटिक्स की बात करें, किसकी, डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट की, तो इसमें क्या रूल अप्लाई होगा, कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, कनकेव टू कन्वेक्स रूल। इसमें क्या है, वो कहता है कि अगर बोन प्रोनेशन में जा रही है तो हमने पहले बात की बोन की मूवमेंट एंटीरियर डायरेक्शन में है, रोलिंग भी एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, और यहां पर अब ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी, एंटीरियर डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई हो रहा है। अब जो रेडियस है उसके पास अल्नर नॉच है, अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। ठीक है, जो कि कनकेव आर्टिकुलर, और वो मूव कर रही है ऑन टू द कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस, जो कि क्या है, अल्ना के पास है। ठीक हो गया, यहां तक बात की समझ आ गई। इसी तरीके से जब सुपिनेशन होगी तो सुपिनेशन में क्या होगी, बोन की मूवमेंट पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी और रोलिंग पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी और ग्लाइडिंग भी पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आपका कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई हुआ। मसल्स, अगर हम मसल्स की बात करें तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो मसल है दैट इज ब्रेकियालिस। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो मसल आपके जॉइंट के करीब करीब है, मतलब जो मसल आपके जॉइंट के करीब जिसकी इंसर्शन है, मतलब एल्बो जॉइंट के करीब जिसकी इंसर्शन होगी, वो मूवमेंट में, वो एक्चुअल मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक्चुअली मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे। अब जैसे ब्रेकियालिस है, इसकी क्या है, अटैचमेंट है ऑन टू द अल्ना क्लोज टू द एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपकी मूवमेंट में प्राइमरी मूवमेंट परफॉर्म करवाएगा। फिर आपके पास आ जाता है बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, बाइसेप्स जो है वो टू जॉइंट एक्टिंग मसल है, क्योंकि उसका जो लॉन्ग हेड है वो एक्चुअली ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा होता है और वो आपके एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस करता है। और वो एक्चुअली अटैच कहां पर होते हैं, बाइसेप्स का जो टेंडन है वो अटैच होता है ऑन टू द रेडियस। ठीक हो गया,
सही है, कैप्सूल के साथ भी अटैच हो जाता है एल्बो जॉइंट के, ठीक है। सो बाइसेप्स ब्रेका इट इज अ टू जॉइंट एक्टिंग मसल, ये भी जॉइंट के करीब अटैच होता है रेडियस पर, और इसीलिए एल्बो की प्राइमरी मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प कर, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफॉर्म करवाता है, हेल्प नहीं करता। ठीक हो गया। जो आपका बाइसेप्स है, ठीक है, इट आल्सो एक्ट एज अ सुपिनेटर, ठीक है। तो अगर हमने इसका फंक्शन चेक करना हो एल्बो के बाइसेप्स का, ठीक है, तो हम कैसे फंक्शन चेक करेंगे? हम फोर आर्म को सुपिनेटेड फॉर्म में रख के एल्बो की फ्लेक्शन करवाएंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही मसल एक्टिवेट होगा, वो कौन सा होगा? दैट इज एल्बो बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। और यहाँ बाइसेप्स जो है वो 80 से लेके 100 डिग्री तक, ठीक है, इसका फंक्शन मोस्ट इफेक्टिव रहता है, 80 से कहां तक? 100 डिग्री तक। ब्रेकियोरेडियलिस की अगर हम बात करें तो ब्रेकियोरेडियलिस जो मसल है, ठीक है, ये आपकी एल्बो जॉइंट से दूर जाके अटैच होता है। जो मसल दूर जा, जी बेटा। सर ये हमने पढ़ा था एमएमटी के अंदर कि हम हर एक मसल को आइसोलेट करके उसका फंक्शन चेक कर सकते हो बाइस मतलब आर्म में। सर अगर इस तरह इन तीनों को अलग-अलग करना हो तो सर अगर मूवमेंट्स बता दें कि अगर ब्रेकियालिस को सिर्फ चेक करना हो, ब्रेकियोरेडियलिस को और बाइसेप्स को, तो किस तरह करेंगे? बता सकते हैं? मैं बता देता हूं उसमें सिंपली मैं पहले एक ब्रेकियोरेडियलिस को खत्म कर लूं। ब्रेकियोरेडियलिस क्या है? ब्रेकियोरेडियलिस की जो इंसर्शन है दैट इज अवे फ्रॉम द एल्बो जॉइंट, ठीक है। एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम द एल्बो जॉइंट, तो यहां पर क्या है? ब्रेकियोरेडियलिस एल्बो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट्स में हेल्प करेगा, लेकिन यहां पर उसका क्या काम है कि उसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है एल्बो जॉइंट को। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मसल आइसोलेशन, ठीक है, ब्रेकियोरेडियलिस तब मैक्सिमम एक्टिव होता है जब वो मिड प्रॉन पोजीशन में हो, ठीक है। जब वो किस पोजीशन में हो? मिड प्रॉन पोजीशन में, ठीक है, सही है। आपका जो ब्रेकियालिस है, ठीक है, वो आप नहीं, जो आपका ब्रेकियोरेडियलिस है वो प्रोनेटेड पोजीशन में हो जब आपकी फोर आर्म, ठीक है, और आपकी एल्बो फ्लेक्शन में जा रही हो, तब आप उसको आइसोलेट कर सकते हो। जो ब्रेकियालिस मसल है वो मिड प्रॉन पोजीशन में हो, तब आप उसको आइसोलेट कर सकते हो। और जो बाइसेप्स है वो आपका सुपिनेटेड पोजीशन में हो जब आपकी फोर आर्म, तब आप उसको आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर इनका डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। जिस जिस तरीके से आपके फोरआर्म की पोजीशन होगी उसी उसी तरीके से आपका एल्बो का फ्लेक्सर आइसोलेट होता जाएगा, एक्टिवेट होता जाएगा, ठीक है। ओके सर। नाउ एल्बो एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं, एल्बो एक्सटेंशन में हमारे पास दो मसल्स आ जाते हैं, दैट इज ट्राइसेप्स एंड द अनकॉनियस, ठीक है। ट्राइसेप जो मसल है दैट इज 3 हेड्स होते हैं ट्राइसेप्स के। जो एक हेड होता है वो लॉन्ग हेड होता है, ठीक है, और वो टू जॉइंट्स को क्रॉस करता है, आपके ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को भी क्रॉस करता है और आपके एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस करता है। जो आपके दो हेड्स हैं दे आर सिंगल जॉइंट क्रॉसिंग, ठीक है, यूनिएक्सियल जॉइंट्स, यूनिएक्सियल मसल्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही जॉइंट को क्रॉस करते हैं, दैट इज एल्बो जॉइंट, ठीक है। ट्राइसेप का मेन फंक्शन क्या है कि उसने एल्बो की एक्सटेंशन करवानी है, लेकिन वो कहता है कि एल्बो की जो एक्सटेंशन है विद द हेल्प ऑफ ट्राइसेप्स, ट्राइसेप तब एल्बो की एक्सटेंशन करवाएगा जब आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट फ्लेक्शन में होगा। मतलब ये मेरा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्या है? फ्लेक्शन में है। अब जब मैं एल्बो को एक्सटेंड करूंगा तब मेरा ट्राइसेप ये एक्सटेंशन परफॉर्म करवा रहा होगा। मैं नॉर्मल पोजीशन में अगर ये कहूं कि जी मेरी एल्बो एक्सटेंड हो रही है और ये एल्बो एक्सटेंशन कौन करवा रहा है? ट्राइसेप करवा रहा है, तो ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि नॉर्मल ये जो पोजीशंस हैं इनमें मेरा बाइसेप ही क्या कर रहा है? एक्चुअली इसेंट्रिक कंट्रोल के थ्रू एल्बो को क्या कर रहा है? एक्सटेंड करवा रहा है। तो जब भी मैंने ट्राइसेप को एक्टिवेट करवाना है मुझे क्या करना पड़ेगा? एल्बो को ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को फ्लेक्स करवाना है मैक्सिमम,
और फिर अपनी एल्बो को एक्सटेंड करवाना है। अब ये जो मेरी एल्बो की एक्सटेंशन है ये कौन परफॉर्म करवा रहा है? मेरा ट्राइसेप परफॉर्म करवा रहा है। इस तरीके से ट्राइसेप को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। अनकॉनियस मसल एक शॉर्ट साइज मसल है जो कि एक्चुअली ट्राइसेप के साथ हेल्प करवाता है इन एक्सटेंशन। जी बेटा, अनकॉनियस को अगर आइसोलेट करना तो नहीं हो सकता कैसे? नहीं, अनकॉनियस को जरूरत नहीं पड़ती करने की कि जी उसको आइसोलेट किया जाए। जो मसल प्राइमरी एक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है हमें उसको आइसोलेट करना आना चाहिए, ठीक है। जो मसल हेल्प करवा रहा है उसको आइसोलेट करने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं कि हम उसको आइसोलेट करते फिरें, ठीक है। जैसे सर रोम्बॉइड्स हैं तो इम्पोर्टेंट, बट दे आर बेसिकली स्टेबलाइजर्स। तो मतलब अगर हमने बैक के मसल्स को चेक करना हो यानी, तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम इंडिविजुअली हर एक मसल को चेक कर सकें? पॉसिबल नहीं है जैसे टीरीज माइनर को चेक करना हो देखो पॉसिबल है, पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ पैल्पेशन, ठीक है। ये तो एक हम लोग आइसोलेट करते हैं ना कि जी अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कोई मसल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव मेथड है दैट इज ऑफ पैल्पेशन। हम पैल्पेट करते हैं कि कौन सा मसल एक्टिवेट हो रहा है और कौन सा मसल एक्टिवेट नहीं हो रहा, ठीक है। उस पैल्पेशन से हमें पता चलता है। जब हमें सरफेस एनाटॉमी आती हो, सरफेस एनाटॉमी से हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो अंडरलाइन जिसके ऊपर मेरी फिंगर्स हैं ये कौन सा मसल है, वेदर इट इज रोम्बॉइड मेजर, वेदर इट इज रोम्बॉइड माइनर, ठीक है, वेदर इट इज रोटेटर कफ मसल्स और कौन से मसल्स हैं, ठीक है बेटा। जो आपने बात की ना रिट्रैक्टर्स की, स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स की, हम उनको आइसोलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उनकी सिर्फ एज अ होल ग्रुप, जो आपका पूरा ग्रुप है रिट्रैक्टर्स का, हम उनको चेक कर लें, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जी रोम्बॉइड माइनर भी अलग चेक किया जाए, रोम्बॉइड मेजर भी अलग चेक किया जाए। इट इज एक्चुअली अ ग्रुप। रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, ये ग्रुप है, इसको हम ग्रुप के तौर पर ही चेक कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैल्पेशन। यहां तक बात की समझ आ गई है। फोरआर्म सुपिनेशन की अगर हम बात करें तो फोरआर्म सुपिनेशन जो है ये आपका सुपिनेटर मसल है, ठीक है, अलोंग विद बाइसेप्स जो कि सुपिनेशन करवाता है। बाइसेप्स के साथ साथ सुपिनेटर मसल एच भी क्या करवाता है? सुपिनेशन करवाता है, ठीक हो गया। फोरआर्म की प्रोनेशन के लिए हमारे पास दो मसल्स हैं, दैट इज प्रोनेटर टीरीज एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर टीरीज के पास दो हेड होते हैं, एक आपका ह्यूमरल हेड होता है और एक आपका अल्नर हेड होता है, याद रखिएगा। प्रोनेटर टीरीज के पास कितने हेड हैं? टू हेड्स हैं, ह्यूमरल हेड एंड द अल्नर हेड। ये जो दोनों हेड्स हैं एक्चुअली ये क्या कर रहे होते हैं? ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन प्रोनेशन, ठीक है। और इन दोनों हेड्स के दरमियान से आपकी अल्नर नर्व पास करती है जो कि अक्सर इम्पिंच हो सकती है, जिसको हम लोग प्रोनेटर टीरीज सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर जी सर ये जो प्रोनेटर टीरीज है मीडियली ये ह्यूमरस पे अटैच होगा और डिस्टली जो है वो अल्नर पर अटैच होगा? नहीं नहीं बेटा, इसके दो हेड्स हैं, द वन इज ह्यूमरल हेड। ह्यूमरल हेड ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द ह्यूमरस और अटैच होगा ऑन टू द रेडियस, ठीक है। फिर एक अल्नर हेड है जो कि अल्ना से ओरिजिनेट करेगा और वो भी अटैच होगा ऑन टू द रेडियस। फिर प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, वो मिड शैफ्ट ऑफ द अल्ना से ओरिजिनेट करके मिड शैफ्ट ऑफ द रेडियस पर जाके अटैच होता है। प्रोनेशन करवानी है ना, लाइक दिस, ठीक है, प्रोनेशन, ठीक है। तो एक इसका ह्यूमरल हेड है और एक इसका अल्नर हेड है। ये दोनों हेड्स कहां पर जाके अटैच हो रहे हैं? लाइक दिस, ठीक है, ऑन टू द रेडियस। और जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है वो मिड शैफ्ट से इस तरीके से अटैच है। तो जब भी ये तीनों मसल्स कॉन्टेक्ट करेंगे आपकी फोरआर्म प्रोनेट करेगी। नाउ देयर इज द टर्म मायोसाइटस ओसिफिकेंस, ठीक है। मायो मींस मसल
and itis means inflammation. Ossificans is from the term ossification. Ossification हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर बोन बन रही हो, ठीक है, जहां पर बोन ग्रो कर रही हो, जहां पर बोन डेवलप कर रही हो। तो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस का मतलब क्या है कि मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना और उसके बाद बोन का बन जाना, डेट इज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। क्या कह रहा हूं मैं कि मसल्स के अंदर इंजरी होना, इन्फ्लेमेशन होना और उसके बाद क्या बन जाना, बोन का फॉर्म हो जाना, डेट इज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ठीक है। इसको हम लोग हेट्रोटॉपिक बोन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, एक्टोपिक बोन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कौन कौन से टिश्यूज में डेवलप बन सकती है, कौन कौन से टिश्यू में बोन फॉर्मेशन हो सकती है? मसल्स में हो सकती है, टेंडन्स में बोन फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, और कैप्सूल्स में बोन फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टिश्यूज जिसमें जो आपकी बोन फॉर्मेशन है वो हो सकती है। द वन इज मसल, द अदर वन इज टेंडन एंड द थर्ड वन इज कैप्सूल इटसेल्फ, ठीक है। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कौन कौन से एरियाज में बहुत कॉमन होता है? एक तो आपके थाई में बहुत कॉमन है और एक आपकी एल्बो में बहुत कॉमन है, ठीक है। थाई में बहुत कॉमन है और किस में कॉमन है? एल्बो में बहुत कॉमन है, ठीक है। और एल्बो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जिस मसल को ये टारगेट करता है, डेट इज ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसकी वजह क्या है? वजह है ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से किसी भी बोन का फ्रैक्चर हो जाना, चाहे वो ह्यूमरस है, चाहे वो रेडियस है, चाहे वो अल्ना है, इनका फ्रैक्चर हो जाना, ठीक है, और डिसलोकेशन हो जाना एल्बो जॉइंट का, ठीक है, जिसके नतीजे में ब्लीडिंग हो जाए, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर हो जाना, ठीक है, एक से ज्यादा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट हो जाना, और लास्ट में क्या है कि अगर मसल इटसेल्फ जो है वो इंजर्ड हो जाए तब भी आपका मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस क्या कर सकता है? डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये ज्यादातर किन पेशेंट्स में होता है? उन इंडिविजुअल्स में होते हैं जिनको, जो कोमाटोज पेशेंट्स हो, फॉर एग्जांपल जिनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई हो या जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, ठीक है, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के डेवलप होने में, ठीक है। या फिर वो कहता है कि फिजिकल थेरेपिस्ट की गलती हो कि उसने आफ्टर द इंजरी उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया हो मसल्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस डेवलप कर सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको इसका पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म समझाने लगा हूं कि जब भी आपकी बोन फ्रैक्चर होती है, ठीक है, या आपकी बोन के साथ आपका जो एसोसिएटेड मसल है अगर वो इंजर्ड हो गया और उसके नतीजे में ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, तो ब्लीडिंग क्या करती है? ब्लीडिंग क्लॉट बनता है और जो क्लॉट होता है वो ऐसे केमिकल इरिटेंट्स प्रोड्यूस करता है जो कि एक्चुअली एक्टिवेट करते हैं और कीमोटैक्सिस के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं किनको? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को, ठीक है। ज्यादातर कॉमन वहां पर होते हैं जहां पर बोन इटसेल्फ फ्रैक्चर हुई हो और साथ में मसल को भी इंजरी हुई हो। अब क्या होगा, अब साथ में बोन भी हो रही, प्रोड्यूस हो रही होगी, साथ में बोन भी बन रही होगी और साथ में आपका मसल भी हील हो रहा होगा, ठीक है, और ब्लीडिंग भी होगी उस साइड पे जहां पे ऑब्वियसली जहां पर फ्रैक्चर हुआ है वहां पर ब्लीडिंग तो होनी है। तो जब ब्लीडिंग वहां पर क्लॉट बना देती है और क्लॉट जो है एक्चुअली क्या होता है, क्लॉट ने रिजॉर्ब होना होता है, एब्जॉर्ब होना होता है, और क्लॉट तभी एब्जॉर्ब करता है जब आपका पेशेंट एक्टिवली मूवमेंट्स परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। क्लॉट ऐसे नहीं एब्जॉर्ब होता, क्लॉट तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप मूवमेंट्स परफॉर्म करते रहते हो एक्टिवली। सो जब क्लॉट बन गया तो क्लॉट इटसेल्फ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ऑस्टियोब्लास्ट को, एक्टिवेट करता है और ऑस्टियोब्लास्ट उसी क्लॉट को आके क्या करना शुरू कर देते हैं, कैल्सिफाई करना शुरू कर देते हैं। सो दैट कैल्सिफिकेशन
of the clot in the muscle, ठीक है, in the ligaments or in the capsule. This is called myositis ossificans. अब वो कहते हैं यहां पर कौन सी फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या पता चलेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें यह पता चलेगा कि जो पैसिव एक्सटेंशन है, पैसिवली, एक्टिव नहीं, पैसिव एक्सटेंशन, जो कि मैं फिजिकल थेरेपिस्ट किसी पेशेंट की पैसिव एक्सटेंशन, पकड़ के एक्सटेंशन करवाऊं या पकड़ के फ्लेक्शन करवाऊं, तो वो पैसिव हो जाएगी। तो पैसिव एक्सटेंशन जो होगी वो मोर लिमिटेड होगी एज कंपेयर टू फ्लेक्शन। हालांकि एल्बो जॉइंट में जो सबसे ज्यादा मूवमेंट लिमिट होती है दैट इज एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन इज मोर लिमिटेड एज कंपेयर टू एल्बो एक्सटेंशन। ठीक हो गया? लेकिन मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में क्या होगा कि एल्बो एक्सटेंशन it will become passively more limited as compared to elbow flexion. Elbow flexion जब हम resistance के साथ अप्लाई करेंगे, resistance के साथ elbow flexion परफॉर्म करवाने की कोशिश करेंगे, तब उसमें भी पेन होगी। क्यों पेन होगी? क्योंकि ज्यादातर जो है वो आपके फोरआर्म एल्बो के फ्लेक्सर्स को इन्वॉल्व करती है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। सो रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन में पेन होगी। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि जी जो आपकी पल्पेशन है डिस्टल ब्रेकियालिस मसल की, ठीक है, वो क्या होगी? टेंडरनेस फील होगी आपको। जब आप पल्पेट करोगे ब्रेकियालिस मसल को तो आपको टेंडरनेस महसूस होगी। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो कहता है मसाज, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, पैसिव स्ट्रेचिंग, ठीक है, और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। ठीक है, कहते हैं कि एल्बो को हम रेस्ट प्रोवाइड करते हैं और स्प्लिंटिंग भी दे सकते हैं कि एल्बो को प्रॉपर्ली रेस्ट मिल जाए। ठीक है, और जो क्लॉट है वो इटसेल्फ रिजॉल्व कर जाए। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है डेट इज सर्जिकल एक्सीजन। ठीक है, हम सर्जिकली उस बोन को क्या कर देते हैं, हेट्रोट्रोपिक बोन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं। पैसिव नहीं, रेजिस्टेड नहीं, सिर्फ एक्टिव। आइसोमेट्रिक्स भी नहीं करवानी भाई, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी। ठीक है, नाउ हियर in your PowerPoint presentation there it is a X-ray of myositis ossificans. This is the humerus, these two are radius and ulna, and this one is a heterotopic bone formation or ectopic bone formation at the elbow joint. इसी तरीके से ये भी क्या है, ectopic bone formation है around at the elbow joint at the distal humerus. ठीक है, so this is what we call myositis ossificans. सर Any question? सर आपने प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की? अच्छा बेटा मैं कर देता हूँ आज। सर दूसरा हमारी एक रिकॉर्डिंग मिसिंग है लेक्चर 6 की, जिसमें पोस्चर्स थे सर, बेटा, वो वो मैं मैंने- नहीं सेंड हुई। मैंने दोबारा भेजी है आप लोगों को। जी सर। सर वो लेक्चर सर्वाइकल हेड वाला है, वो पोस्चर वाला नहीं है, चेक किया था। अच्छा चलिए मैं दोबारा एक दफा चेक करके ना भेज देता हूँ आप लोग। यूज होने की वजह से ऑस्टियोपार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। बेटा समझ नहीं आई मुझे आपकी आवाज की। का जब फ्रैक्चर होता है, ब्लीडिंग क्लॉट होते हैं, और आपने कहा था केमिकल प्रोड्यूस, इस केमिकल प्रोडक्शन की वजह से ऑस्टियोपार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नहीं, ऑस्टियोब्लास्ट में तो वैसे भी एक्टिवेट होना है ना, वो जो फ्रैक्चर हुआ है उसको हील करने के लिए। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट ने वैसे भी एक्टिवेट होना है उस फ्रैक्चर को हील करने के लिए, फ्रैक्चर को बनाने के लिए, बोन को यूनाइट करने के लिए। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि जी फ्रैक्चर के साथ साथ बाहर भी ब्लीडिंग है,
तो ऑस्टियोब्लास्ट जहां पर आपके फ्रैक्चर को हील कर रहे हैं वहां पर ही उस क्लॉट में भी एंटर हो जाएंगे। जब वो उस क्लॉट में एंटर होंगे तो वहां पर भी कैल्सिफिकेशन कर देंगे। एनी अदर क्वेश्चन? So can we leave? कि भी अटेंडेंस होनी है। नहीं बेटा, ओके आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।